Hello students, welcome to lecture number 2 of the chapter ratio और हम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, you must have assignment worksheet number 10.1। ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। Working capital given in the question is 50,000. Working capital is rupee 50,000. Trade payables are 2 lakh. Trade payables given in the question is 2 lakh. And short term provision is 50,000. Short term provision is rupee 50,000. Now what is working capital? Working capital is current assets minus current liabilities. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है उस पे फोकस करना है। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज 50,000। करंट एसेट्स आर करंट एसेट्स, नहीं पता। करंट लाइबिलिटीज दोनों को प्लस करके ट्रेड पेबल्स होते हैं क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। ये दोनों करंट लाइबिलिटीज ही हैं, दोनों को प्लस करके आएंगी करंट लाइबिलिटीज। सो 50,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 2,50,000। दैट मीन्स करंट एसेट्स इज इक्वल टू 250 plus 50, which is 3 lakh. So working capital is current assets minus current liabilities. Current assets not given, current liabilities दोनों को ऐड करके टेक्निकली सॉल्व करके करंट एसेट्स हमारे पास आ गए 3 लाख। ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कर चुके हैं कि ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दोनों करंट लाइबिलिटीज ही होती हैं। आपसे पूछी गई है करंट रेशो। What is the formula for current ratio? The formula for current ratio is current assets upon current liabilities. Current ratio is current assets upon current liabilities, which is 3 lakh upon current liabilities 2,50,000. Three lakh divided by 2,50,000. So the answer is 1.2 is to 1. So this is your answer. Current ratio 1.2 is to 1. Next, moving to question number 7th. Moving to question number 7th. Find the current ratio from the following information. Total assets. हमें क्वेश्चन में गिवन है टोटल एसेट्स, और हम बैलेंस शीट में कर चुके हैं। टोटल एसेट्स होते हैं दो चीज़ों को ऐड करके, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। व्हाट इज टोटल एसेट्स? टोटल एसेट्स इज द सम ऑफ करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स गिवन है 4.5 लाख, 4,50,000 is equal to current assets क्वेश्चन में नहीं गिवन,
करंट एसेट्स क्वेश्चन में नहीं गिवन. नॉन करंट एसेट्स, व्हाट आर नॉन करंट एसेट्स? टू, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं. सो वी हैव फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 2,40,000 प्लस 1,50,000. अगर आपको याद हो, हमने बैलेंस शीट में सीखा था एसेट्स दो तरह के होते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स. और लाइबिलिटीज तीन तरह की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर फंड्स. और टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज के इक्वल आते हैं, हमेशा मैच करते हैं. टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज. टोटल एसेट्स इज द सम ऑफ करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, एंड टोटल लाइबिलिटीज इज द सम ऑफ करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर फंड्स. सो यहाँ से हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी 4,50,000 इज इक्वल टू 4,50,000 is equal to current assets plus 3,90,000. So current assets is equal to 4,50,000 minus 3,90,000. 4.5 लाख minus 3,90,000 is 60,000. सो ये हमारे पास आ गए करंट एसेट्स. नाउ टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज ड्यू टू बैलेंस शीट रूल. इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज ड्यू टू बैलेंस शीट रूल विच इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स plus non-current liabilities plus current liabilities. So total liabilities is equal to 4.5 lakh which is equal to shareholder funds 3 lakh plus non-current liabilities, long-term borrowings plus long-term provisions. long-term borrowings होती हैं non-current liabilities, जैसे कि डिबेंचर्स, लोन टेकन फ्रॉम बैंक 1 लाख, और long-term provisions होती हैं जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 plus current liabilities. So 4,50,000 is equal to 4,20,000 plus current liabilities, that eventually gives us current liabilities is 30,000. हमारे करंट एसेट्स हैं 60,000 और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 30,000. और क्वेश्चन में आपसे पूछा है करंट रेशो. द क्वेश्चन इज आस्किंग करंट रेशो विच इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. 60,000 by 30,000. 2:1 is your answer. इसमें हमने सारा बैलेंस शीट का रूल लगाया है, पहले एसेट्स फिर लाइबिलिटीज. 30-40 सेकेंड, स्पीड अप, कंप्लीटेड.
Okay, moving to question number 8. Moving to question number 8. The current ratio of a company is 2:1. State giving reasons which of the following would improve, reduce or not change the ratio. इस टाइप के क्वेश्चन में इम्प्रूव का मतलब होता है इंक्रीज। एक कंपनी की रेशो है 2:1, बताइए ये चीज़ें रेशो को बढ़ाएंगी, कम करेंगी या सेम रखेंगी। वेदर द रेशो विल इंक्रीज और डिक्रीज और नॉट चेंज। सो एक चीज़ का ध्यान रखना है, करंट रेशो इज करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो इज करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। अगर करंट एसेट्स बढ़ गए तो रेशो बढ़ जाएगी क्योंकि न्यूमिनेटर बढ़ गया। अगर करंट एसेट्स कम हो गए तो करंट रेशो कम हो जाएगी क्योंकि न्यूमिनेटर कम हो गया। इसी तरीके से अगर करंट लायबिलिटीज कम हो जाए तो करंट रेशो बढ़ जाएगी और करंट लायबिलिटीज बढ़ जाए तो करंट रेशो कम हो जाएगी। करंट एसेट्स का करंट रेशो से पॉजिटिव रिलेशन है और करंट लायबिलिटी से नेगेटिव रिलेशन है। करंट एसेट बढ़ेंगे, करंट रेशो बढ़ेगी। करंट एसेट्स कम हो गए, करंट रेशो कम होगी। वाइस वर्सा, करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी तो करंट रेशो कम होगी और करंट लायबिलिटीज कम होगी तो करंट रेशो बढ़ेगी। दिस इज द रूल एंड वी हैव 6 points for the same. Point number 1. So the first is repayment of trade payables. Repayment of trade payables. Ratio given है 2:1. अब जब हम ट्रेड पेबल्स को पे करेंगे, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, लिखेंगे क्या वो मैं आपको बता दूंगा। जब ट्रेड पेबल्स को हम पे करेंगे तो कैश करंट एसेट कम हो जाएगा और करंट लायबिलिटीज भी कम हो जाएंगी। जब हम ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करेंगे तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स टू कैश। ट्रेड पेबल्स में आते हैं कैश और बिल्स पेबल। एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स टू कैश या क्रेडिटर्स टू बैंक, बिल्स पेबल टू कैश या बिल्स पेबल्स टू बैंक। तो करंट एसेट कम, करंट लायबिलिटी कम। करंट एसेट कम तो करंट रेशो कम, करंट लायबिलिटी कम तो करंट रेशो ज़्यादा। यहाँ तो फंस गए हम, क्योंकि ये करंट रेशो को कम करता है और ये करंट रेशो को बढ़ाता है। तो हम सॉल्व करके देखेंगे। नाउ वी विल सॉल्व इट। रेशो है 2:1। इज्यूम एनी अमाउंट, 20,000, 10,000। इज्यूम एनी अमाउंट, 2:1 है ना, 2 लाख, 1 लाख, 20,000, 10,000। सो हमारे करंट एसेट्स हो गए 20,000, करंट लायबिलिटीज होगी 10,000। और जैसे ही हमने पेमेंट की, हमने पेमेंट की 5,000, तो करंट एसेट्स 5,000 से कम हो गए, करंट लायबिलिटीज 5,000 से कम होगी। ये सब कुछ माइंड में होना चाहिए जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। पेपर में क्या लिखना है वो मैं बाद में लिखाऊंगा। ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करनी है, करंट एसेट्स थे 20,000, करंट लायबिलिटीज थी 10,000, तभी तो रेशो थी 20,000 बाय 10,000, 2:1। 5,000 क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज को कम कर देगा, करंट लायबिलिटीज होगी 5,000 और करंट एसेट्स कैश को कम कर देगा, करंट एसेट्स हो गए 15,000। सो द करंट एसेट्स इज 15, करंट लायबिलिटीज इज 5। सो द आंसर इज 3:1। रेशो बढ़ेगी। आपने गलती से भी पेपर में ये नहीं लिखना था करंट रेशो विल बी 3:1। आई रिपीट, आप पेपर में रेशो 3:1 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे रेशो बढ़ेगी। क्योंकि हमें थोड़ा पता है पहले 20,000 था कि 10,000, वो तो हमने इज्यूम किया है। इज्यूम क्यों किया? क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा था कि रेशो पे क्या इम्पैक्ट होगा। सो आप पेपर में लिखेंगे ये, रीपेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स विल decrease current assets, bracket में creditors, will decrease current assets, bracket में cash, and current liabilities, bracket में creditors.
Repayment of trade payables will decrease current assets and current liabilities. Full stop. Thus, current ratio will increase or improve. I don't consider improve क्योंकि पहले ही बेस्ट रेशो है 2:1, मोस्ट आइडियल रेशो, इसलिए आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट. Number two, purchase of goods on credit. Purchasing goods on credit. कोई भी दिक्कत आ रही है, यू नीड टू वेट, क्योंकि ये चीज़ हमने 11 बार और करनी है, 10 बार और करनी है ऐसी. सो यू नीड टू हैव सम पेशेंस. परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उधार पे गुड्स खरीदे, स्टॉक बढ़ गया, करंट एसेट बढ़ गया, क्रेडिटर्स बढ़ गए, करंट लायबिलिटी बढ़ गई. परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट स्टॉक को बढ़ाएगा, करंट एसेट बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स को बढ़ाएगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी. करंट एसेट बढ़ गए, करंट एसेट बढ़ गए तो करंट रेशो कम बढ़ जाएगी. करंट लायबिलिटी बढ़ गई, करंट लायबिलिटी बढ़ गई तो करंट रेशो कम हो जाएगी. अब करंट रेशो बढ़ेगी कि कम होगी? वी आर इन अ इंडिफरेंस पोजीशन, कंफ्यूज्ड पोजीशन. सो ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं. करंट एसेट्स थे 20,000, करंट लायबिलिटीज थी 10,000. 5,000 का माल उधार पे खरीदा, 5,000 का माल उधार पे खरीदा तो एसेट्स बढ़ गए, लायबिलिटीज भी बढ़ गई. एसेट्स बढ़ गए क्योंकि स्टॉक आ गया, लायबिलिटीज बढ़ गई क्योंकि क्रेडिटर्स बढ़ गए, उधार पे खरीदा. 25,000 बाय 15,000, 2.5:1. 25 by 15, 5:3, 1.6:1. पहले रेशो थी 2:1, अब होगी 1.6:1. पर पेपर में आपने ये नहीं लिखना था रेशो विल बी 1.6:1. दिस इज रफ और दिस इज इन योर माइंड. पेपर में लिखेंगे ये परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट विल इंक्रीज करंट एसेट्स ब्रैकेट में स्टॉक and increase current liabilities bracket में creditors full stop. Thus current ratio will decrease, not 1.6:1, will decrease. Third, point number 3, sale of motor vehicle at a loss of 20,000. मोटर व्हीकल बेचा 20% के लॉस पे. लाख की कार 80,000 में बेच दी, ऐसे मान लो 1 लाख की कार 80,000 में बेच दी. 1 लाख की कार बुक वैल्यू थी, 80,000 में बेच दी, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कार चली गई 1 लाख से, नॉन करंट एसेट कम. कार 1 लाख की गई, नॉन करंट एसेट कम. कैश बढ़ गया 80,000 से, करंट एसेट ज्यादा. लॉस 20,000 का, रिजर्व्स एंड सरप्लस कम, क्योंकि प्रॉफिट रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाते हैं. हमें करंट रेशो पर इंपैक्ट चेक करना है. आई रिपीट, हमने करंट रेशो पर इंपैक्ट चेक करना है. करंट रेशो पे नो इम्पैक्ट, करंट रेशो पे नो इम्पैक्ट. करंट रेशो, करंट एसेट्स बढ़ गए, करंट एसेट्स बढ़ गए तो करंट रेशो बढ़ेगी. लिखिए सेल ऑफ मोटर व्हीकल एट लॉस
will increase cash. Sale of motor vehicle at loss will increase cash and hence cash bracket में current asset and hence cash हो या बैंक को cash and cash equivalents and hence current ratio will increase. ये आपका आंसर है. Current ratio will increase. Current ratio क्यों बढ़ेगी? क्योंकि करंट एसेट्स बढ़ेंगे. फोर्थ, सेल ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. 10,000 के गुड्स 11,000 में बेच दिए. गुड्स प्रॉफिट पे बेचे, कैश बढ़ेगा 11,000. स्टॉक कम होगा 10,000. प्रॉफिट 1,000. रिजर्व्स एंड सरप्लस को बढ़ाएंगे. कैश 11,000 से बढ़ गया, स्टॉक 10,000 से कम हो गया, 1,000 का प्रॉफिट रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला गया. सो टेक्निकली अगर देखा जाए करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट कम हो गया. कैश 11,000 से बढ़ गया, स्टॉक 10,000 से कम हो गया. तो टेक्निकली करंट एसेट बढ़ा है और करंट एसेट बढ़ा है तो रेशो बढ़ेगी. द करंट रेशो विल इंक्रीज. लिखिए, सेल ऑफ स्टॉक एट प्रॉफिट. ये रफ है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए या रफ में, पेपर में टेस्ट में ये लिखा जाएगा. सेल ऑफ स्टॉक एट प्रॉफिट विल इंक्रीज कैश, कॉमा, डिक्रीज स्टॉक एंड इंक्रीज रिजर्व्स एंड सरप्लस. फुल स्टॉप. This will increase the amount of total current assets. इससे पूरे करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी. फुल स्टॉप. Thus current ratio will increase. इसलिए करंट रेशो बढ़ेगी. करंट रेशो विल इंक्रीज. मूविंग टू नंबर 5. Number 5, payment of final dividend already declared. डिविडेंड प्रपोज नहीं किया, डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब वो करंट लायबिलिटी में पड़ा हुआ है. जब प्रपोज किया तो कंटीजेंट लायबिलिटी, जब डिक्लेयर किया तो करंट लायबिलिटी. जब प्रपोज किया तो कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट. जब प्रपोज के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया गया तो करंट लायबिलिटी. अब हमने उसको पे कर दिया. पेमेंट, कैश कम हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी. कैश भी कम, करंट लायबिलिटी भी कम. कैश कम मतलब करंट एसेट कम. सो कैश कम, करंट एसेट कम, तो करंट रेशो ज्यादा. करंट एसेट कम तो करंट रेशो कम, करंट लायबिलिटी कम तो करंट रेशो ज्यादा. वी आर कंफ्यूज्ड. सो लेट्स सॉल्व इट. हमारे पास करंट एसेट से पहले 2 लाख या 20,000 और करंट लायबिलिटीज थी 10,000. दिस इज रफ. इस करंट लायबिलिटी में
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में डिविडेंड पड़ा हुआ था 2000 का, वो हमने पे कर दिया। सो 2000 का डिविडेंड पेड, कैश कम, 18,000 बाय 8,000 और रेशियो बन गई 2.5:1। सो करंट रेशियो विल इंक्रीज। पहले क्या थी 2:1, अब क्या है 2.5:1। सो योर आंसर इज दिस, जो अब हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ already declared dividend will decrease cash or bank, will decrease current assets bracket में cash and also decrease current liabilities and also decrease current liabilities bracket में short term provisions full stop. Thus current ratio will increase, current ratio increase करेगी, करंट रेशियो विल इंक्रीज। पहले थी 2:1, अब होगी 2.5:1। सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, कैश चला, 10,000 के डिबेंचर्स को 1,10,000 दे दिया। डिबेंचर्स इज नॉन करंट लाइबिलिटीज, कम हो गए 1,10,000। डिबेंचर्स को रिडीम करने का मतलब है डिबेंचर्स की पेमेंट करना। डिबेंचर्स को रिडीम करने का मतलब है डिबेंचर्स की पेमेंट करना। डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी 1,10,000 की, नॉन करंट लाइबिलिटीज कम, कैश मतलब करंट एसेट कम, चला गया 1,10,000। 1,00,000 के डिबेंचर्स को 1,10,000 दिया, 1,00,000 के डिबेंचर्स को 1,10,000 दिया, तो 10,000 का हो गया लॉस। लॉस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो गया। सो 1,00,000 के डिबेंचर्स को 1,10,000 दिया, तो 10,000 का लॉस, 1,00,000 का डिबेंचर्स, 1,10,000 का करंट एसेट कम। करंट एसेट ये कम, करंट एसेट कम तो करंट रेशियो कम, करंट एसेट्स कम हो रहे हैं तो करंट रेशियो कम हो जाएगी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम will decrease the current assets, will decrease the current assets and hence current ratio will decrease। अच्छा, डिबेंचर्स किसके अंडर आते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। डिबेंचर्स होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज, बट मैच्योर डिबेंचर्स होती हैं करंट लाइबिलिटीज। अब ये मैच्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं? जैसे डिबेंचर है 10 ईयर्स के, डिबेंचर है 10 ईयर्स के, पहले साल नॉन करंट लाइबिलिटीज, दूसरे साल नॉन करंट लाइबिलिटीज, 5वें साल नॉन करंट लाइबिलिटीज, 8वें साल नॉन करंट लाइबिलिटीज, 9वें साल नॉन करंट लाइबिलिटीज, 10वें साल करंट लाइबिलिटी, मैच्योर डिबेंचर्स। 10वें साल 10th ईयर डिबेंचर्स को मैच्योर डिबेंचर्स कहेंगे, क्योंकि वो मैच्योर हो गए हैं, उनकी एक्सपायरी आ गई है, उनकी पेमेंट का टाइम आ चुका है।
यहाँ पर मैच्योर डिबेंचर्स नहीं लिखे थे, सिर्फ डिबेंचर्स लिखे थे, इसलिए हमने इसे नॉन मैच्योर डिबेंचर्स माना है। मतलब पेमेंट करनी थी 10 साल बाद, बट आज कंपनी ने डिसाइड किया 5 साल के बाद अभी पे कर देते हैं। पेमेंट करनी थी 10 ईयर्स के बाद, तो 6th ईयर में उन्होंने डिसाइड किया 4 साल पहले एक्सपायर कर देते हैं। सो दीज आर नॉन मैच्योर डिबेंचर्स। नीचे नोट दीजिए, 6 पॉइंट के नीचे नोट दीजिए, वी हैव redeemed the non-mature debentures. We have redeemed the non-mature debentures. Full stop. Redemption of mature debentures. Redemption of mature debentures will decrease the current liabilities. Will decrease the current liabilities. Full stop. Next question, question number 10th. I know 9th is pending. Question number 10th. A firm has current ratio 3:1. Current ratio है 3:1. And current liabilities is 20,000. Current liabilities is 20,000. Calculate current assets and working capital. Current assets and working capital. Current ratio is current assets by current liabilities. 3 is equal to current assets by current liabilities. Cross multiply. We get current assets as 60,000 and working capital is CA minus CL. Current assets minus current liabilities. So हमारे करंट एसेट्स है 60,000 और वर्किंग कैपिटल है 40,000। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। Moving to question number 11. A business has a current ratio of 3:1 and quick ratio 2.12:1. Current ratio 3:1, quick ratio 1.2:1. Working capital 1,80,000. Calculate current assets and inventories. Current assets और inventories निकालनी है। What is current ratio? Current assets by current liabilities. Current ratio is current assets by current liabilities. 3 is equal to current assets upon current liabilities. नहीं पता, so 3 times current liabilities is current assets. Equation number 1. Equation number 1. Now we have quick ratio. Quick ratio is quick assets upon current liabilities. एग्जाम में पूरा लिखने करंट रेशियो, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, क्विक एसेट्स। 1.2 is equal to quick assets by current liabilities. Cross multiply 1.2 CL is quick assets. Equation number 2. Equation number 2. First this equation, second this equation, third working capital. Working capital is current assets minus current liabilities. अगर अकेला वर्किंग कैपिटल लिखे तो उसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल होता है। ओनली वर्किंग कैपिटल इज नेट वर्किंग कैपिटल। 1,80,000 इज इक्वल टू
current assets 3CL minus CL. Current assets is CL, 3CL, CL. Let's solve it. 1,80,000 is equal to 2CL. 1,80,000 divided by 2 is equal to CL. 90,000 is equal to CL. Current liabilities is 90,000. क्वेश्चन में पूछिए करंट रेशियो. लेट्स पुट इट इन द फर्स्ट पॉइंट. करंट एसेट्स इज 3CL, 3 into 90,000 which is 2,70,000. सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे. क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 1.2 CL, 1.2 into 90,000 which is 90 plus 18, 1,08,000. What is quick assets? Current assets minus stock, closing stock, inventories, minus prepaid expenses. So 1,08,000 is equal to 2,70,000 minus 0 minus inventories. So that means inventories is equal to 270 minus 1,08,000. 270 minus 1,08,000 is ₹1,62,000. क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कंप्यूट करंट एसेट्स. सो योर आंसर इज 2,70,000 and inventories is 1,62,000. Speed up 1 minute, not more than that. Wind it up. ओके, राइट डाउन वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन लिखिए, फिर हम 9th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन. टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 1 lakh. नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल टू 60,000. Current ratio 2.5:1. How much stock should be purchased on credit to make करंट रेशियो 2:1. कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 1 लाख, उसमें से नॉन करंट एसेट्स हैं 60,000, तो करंट एसेट्स हो गए 40,000. करंट रेशियो है 2.5:1. कंपनी चाहती है स्टॉक उधार पे खरीदना ताकि करंट रेशियो हो जाए 2:1. तो बताइए कितना स्टॉक उसे खरीदना चाहिए. लेट्स सॉल्व इट. टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. टोटल एसेट्स होते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स विच इज 1 lakh इज इक्वल टू 60,000 प्लस करंट एसेट्स, जिससे हमें पता लगता है कि करंट एसेट्स हैं 40,000.
What is current ratio? Current assets upon current liabilities. 2.5 is equal to 40,000 by current liabilities. तो हमारी करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी 40,000 बाय 2.5, 10 बाय 25, 2 बाय 5, 16,000. हमारी करंट लाइबिलिटीज आ गई 16,000. करंट एसेट्स 40,000, करंट लाइबिलिटीज 16,000. अब हम स्टॉक खरीदना चाहते हैं उधार पे. कितने का खरीदें कि करंट रेशो 2:1 हो जाए? लेट द स्टॉक परचेज्ड ऑन क्रेडिट बी X. हम मानते हैं जो हमने स्टॉक खरीदा उधार पे वो X है. तो करंट एसेट्स हो जाएंगे 40,000 प्लस X. 40,000 के एसेट्स पहले से थे, X और बढ़ गए. करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी 16,000 प्लस X. 16,000 की लाइबिलिटीज पहले से थी, X और बढ़ गई, क्रेडिटर्स बढ़ गए. ये स्टॉक बढ़ा, ये क्रेडिटर्स बढ़े, और इनको डिवाइड करके रेशो आनी चाहिए 2:1. सॉल्व कीजिए. $8,000 stock, that is inventories, should be purchased on credit. Stock inventories should be purchased on credit is ₹8,000. 8,000 की हमें इन्वेंट्रीज खरीदनी चाहिए. डन एवरीवन. आप देख भी सकते हैं अगर 8,000 का स्टॉक खरीदेंगे तो 40 + 8 48, 16 + 8 24. 40 + 8 48 हो गए करंट एसेट, 16 + 8 24 होगी करंट लाइबिलिटीज. सो 48 + 24 इज 2:1 डिवाइडेड बाय 2:1 आंसर आ जाएगा. This is all about lecture number 2. We are completed with short term. No, we are done with short term solvency ratios except question number 9. पहले कल वो करेंगे और उसके बाद मूव करेंगे डेट इक्विटी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज पर. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.